नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लाइफ फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में विश्व इतिहास के एमसीक्यू को करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो विश्व इतिहास से संबंधित है और खास करके रूसी क्रांति से संबंधित है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति सही मायने में संपन्न हुई थी। बोल्शेविक क्रांति सही मायने में संपन्न हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं नवंबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में, सितंबर 1917 में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब नवंबर 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और इसका जवाब देंगे कि किस क्रांति ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। क्या वह रूसी क्रांति था, क्या वह फ्रांसीसी क्रांति था या जन क्रांति था या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि किस क्रांति ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था जिसको साम्य व्यवस्था का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया था। तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या रूसी क्रांति था जिसने राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवाद का आदर्श उपस्थित किया था और विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता को स्वीकार भी किया था। क्या वह फ्रांसीसी क्रांति था या जन क्रांति था या इनमें से कोई नहीं। तो ये एससीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि रूसी क्रांति के दौरान रूस में एक नई राजनीतिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया था। सर्वहारा वर्ग से तात्पर्य है कि देश की सभी वर्गों के जनता को शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार था। ये रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप मिला था और नवंबर 1917 में जो रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई थी उसके परिणाम स्वरूप विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग सत्ता में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 1917 से पहले रूस में किस राजवंश का शासन था। पहला ऑप्शन है आर्लियंस राजवंश का शासन था या बुर्बो राजवंश का शासन था या रोमनोव राजवंश का शासन था। तो हम लोग ऑप्शंस को ठीक से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी या बोल्शेविक क्रांति हुई थी उससे पहले रूस में किस राजवंश का शासन था। तो रूस में 1917 से पहले रोमनोव राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोमनोव राजवंश के शासन के समय रूस का सम्राट कहलाता था। क्या वह राजा कहलाता था, जार कहलाता था, सम्राट कहलाता था या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को समझेंगे कि रोमनोव राजवंश का जब रूस में शासन था तो उस समय रूस का राजा या सम्राट क्या कहलाता था। तो ऑप्शंस में हम देखेंगे कि राजा तो नहीं कहा जाता था, ना ही सम्राट कहा जाता था। रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस के शासक को जार कहा जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर रूस के शासक को जार कहा जाता है तो जार की पत्नी को क्या कहा जाएगा। तो रूस में जार की पत्नी को जरीना कहा जाता था। रूस में जार की पत्नी को जरीना कहा जाता था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था जो राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। क्या वह निकोलस सेकेंड था, क्या वह निकोलस प्रथम था, क्या वह निकोलस थर्ड था या इनमें से कोई नहीं। तो रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के समय जो रूस का राजा था या सम्राट था जो राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था वह जार निकोलस द्वितीय था।
रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के समय आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि रूस का सम्राट जो दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था वह कौन था? तो वह निकोलस सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। डैश ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता को समाप्त कर दिया गया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि किस ईस्वी में जार अलेक्जेंडर सेकंड के द्वारा कृषि दासता को समाप्त कर दिया गया था। क्या वह 1860 ईस्वी में समाप्त किया था, या 1861 में समाप्त किया था, या 1862 में किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे कि जार अलेक्जेंडर सेकंड के द्वारा 1861 ईस्वी में कृषि दासता को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 देखेंगे। रूसी क्रांति के संदर्भ में किसने कहा कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है? ये एक स्टेटमेंट है जो दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक द्वारा कहा गया है। ये स्टेटमेंट है कि मजदूरों के पास सिवाय उनकी बेड़ियों के खोने के लिए और कुछ भी नहीं है। यह स्टेटमेंट निम्न में से किनका है? क्या वह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया, या लेनिन के द्वारा कहा गया, या ट्रॉट्स्की के द्वारा कहा गया, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्ल मार्क्स ने रूस में मजदूरों की स्थिति को देखते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि मजदूरों के पास होने के लिए अब बेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं बचा है। हम कार्ल मार्क्स के बारे में और कुछ बता दें। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा। 1867 ईस्वी में इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा, जो इनकी एक फेमस बुक्स में से एक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सोवियत रूस में मुख्यतः किस जाति के लोग रहते थे? जो सोवियत रूस था वहां मुख्य रूप से किस जाति के लोग निवास किया करते थे? क्या वह फिन जाति के लोग थे, या पोल जाति के लोग थे, या जर्मन थे, या इनमें से कोई नहीं थे? आपको सही जवाब चुनना है कि सोवियत रूस में मुख्य रूप से किस जाति के लोग निवास किया करते थे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोवियत रूस में फिन भी रहा करते थे, पोल भी रहा करते थे। इसके अलावा और भी जातियों के लोग थे जो जर्मनी में रूस में निवास किया करते थे। लेकिन जो मुख्य जाति थे सोवियत रूस में निवास करने वाले, वो स्लाव जाति के थे। वो स्लाव जाति के थे। रूस में मुख्य रूप से निवास करने वाले जाति स्लाव जाति थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सोवियत रूस में मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग ही निवास किया करते थे। इसके अलावे यहाँ फिन जाति के लोग भी रहते थे, पोल जाति के लोग भी रहते थे, यहूदी भी पाए जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ स्लाव जाति ही निवास किया करते थे। अगर ऑप्शन में स्लाव रहता तो ये सही जवाब होता, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्रीमिया के युद्ध में रूस को किस देश ने पराजित किया था? क्रीमिया का युद्ध 1904 से 1905 के बीच लड़ा गया था और ये बताना है कि इस युद्ध में रूस तो शामिल था ही। तो ये जो 1904 से 1905 के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ, इस युद्ध में रूस को किसने हराया? क्या जापान ने हराया रूस को, या जर्मनी ने हराया, या पोलैंड ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो क्रीमिया का युद्ध है ये 1904 से 5 के बीच
रूस और जापान के बीच लड़ा गया था। रूस और जापान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रूस को मुंह की खानी पड़ी और जापान के हाथों पराजित होकर के अपना कई जो महत्वपूर्ण भूमि था उसको गंवाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1905 की क्रांति का क्या कारण था? क्या रूस ने जापान को हरा दिया था क्रीमिया के युद्ध में, इस वजह से 1905 की क्रांति हुई थी? या जापान ने रूस को क्रीमिया के युद्ध में हराया था? या रूस में जो जारशाही शासन चल रही थी उसके वजह से 1905 की क्रांति हुई थी? या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में चर्चा किया था कि 1904 से 1905 के बीच 1904 से 1905 के बीच क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था। क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था और क्रीमिया के युद्ध में रूस और जापान शामिल हुआ था। रूस और जापान के बीच 1904 से 1905 के बीच ये क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में रूस की हार हुई थी। रूस की हार के वजह से ही 1905 की क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जापान ने रूस को क्रीमिया के युद्ध में हराया था जो कि 1904 से 1905 के बीच हुई थी। और इस क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने रोटी दो का नारा लगाया था। 9 जनवरी 1905 को ये क्रांति संपन्न हुई थी। इसका कारण था कि जापान ने क्रीमिया के युद्ध में रूस को हराया था, जिससे रूस की राजनीतिक व्यवस्था में काफी उथल पुथल मच गई और परिणाम हुआ 1905 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खूनी या लाल रविवार की घटना हुई थी। खूनी या लाल रविवार की घटना घटित हुई थी 20 जनवरी 1905 को, या 21 जनवरी 1905 को, या 22 जनवरी 1905 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। अब अभी हम लोग पढ़े हैं 1904-05 में क्रीमिया का युद्ध। 1904-05 में क्रीमिया का युद्ध जापान और रूस के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जापान विजयी रहा जबकि रूस की पराजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के दौरान 9 जनवरी को गुसाई भीड़ सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर बढ़ते हुए रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में जो महल स्थित था उस ओर जा रहे थे। और इस दौरान रूस की जो जारशाही सेना थी उन्होंने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू किया और इस दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इसी हत्या की घटना को लाल या खूनी रविवार की घटना कहा जाता है, जो 22 जनवरी 1905 को घटित हुआ था। 22 जनवरी 1905 को इसका वजह था कि 1905 की रूसी क्रांति के दौरान जब 9 जनवरी को गुसाई भीड़ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर बढ़ रहे थे रोटी दो के नारे के साथ, तो इस दौरान जारशाही सेनाओं ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इसी हत्याकांड को लाल रविवार या खूनी रविवार की घटना कही जाती है। इस घटना को अंजाम 22 जनवरी 1905 ईस्वी को दिया गया। यहाँ एक चीज हमें और समझना है कि ये 9 जनवरी की घटना है और हम बता रहे हैं 22 जनवरी 1905। तो आपको ध्यान देना है कि रूस में एक नए कैलेंडर को मान्यता दी गई थी। रूस में एक नए कैलेंडर को मान्यता दी गई थी। उस कैलेंडर के अनुसार जो पिछला डेट था 9 जनवरी का, नया कैलेंडर उससे 13 दिन आगे था। पुराने कैलेंडर के अनुसार
जो नया कैलेंडर को अपनाया गया उस कैलेंडर में 9 जनवरी की तिथि को 22 जनवरी लिखा गया, अर्थात जो नया कैलेंडर था पुराने कैलेंडर से 13 दिन आगे था। तो इस वजह से ये जो 9 जनवरी 1905 को घटना घटित हुई, 9 जनवरी 1905 को घटना घटित हुई, यह पुराने कैलेंडर के अनुसार है। पुराने कैलेंडर के अनुसार, पुराने कैलेंडर में ये डेट अंकित है, जबकि नए कैलेंडर में 22 जनवरी 1905। घटना वही है, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को घटना घटित हुई, जबकि नए कैलेंडर के अनुसार उसी घटना को 22 जनवरी 1905 को दर्शाया जाता है। पुराने कैलेंडर के अनुसार तो घटना 9 जनवरी को ही घटित हुई थी कि जो गुसाई भीड़ थी क्रीमिया की युद्ध में पराजय के कारण, और वह क्रांति करने के लिए एक सामूहिक रूप से भीड़ को इकट्ठा कर और सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर बढ़ते जा रहे थे इस नारे के साथ कि हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी दो। और इसी तिथि को रूस की जारशाही सेना ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु या इस हत्याकांड को ही लाल रविवार या खूनी रविवार कही जाती है। तो ये पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी की घटना थी, जबकि नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी की घटना थी। आज के वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन को देखा है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगले एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम है, निश्चित रूप से जो अभी हाल में एग्जाम हुआ है उससे टफ होने वाला है। तो हम लोगों को पिछले एग्जाम की तुलना में आगे का जो एग्जाम आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। और जो परीक्षा का पैटर्न है, जो क्वेश्चन जहां से जिस टॉपिक से उठाए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादा एमसीक्यूज लाए जाएं, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो हम ऐसा लगे कि पढ़े नहीं हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए गए थे पिछले एग्जाम में, तो वो एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन थे। तो मेनली हम जो इस वीडियो में आज क्वेश्चन करे हैं या आगे भी करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड या एससीईआरटी बेस्ड ही होगा। और इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरता जाएगा कि हम सिलेबस से बाहर जाकर के या कुछ ऐसा पढ़ें जो एग्जाम से उस प्रश्न का कोई लेना देना ही ना हो। तो हम इस सीरीज को लगातार जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सीरीज से काफी लाभ होगा। तो